जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएस क्लासेस में। आपके लिए कुछ मोटिवेशन लाइनें। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और यूं ना थक कर बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, कि यूं ना थक कर बैठ ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं लक्ष्मी पाल आप सबके सामने आज प्रस्तुत करती हूँ हिंदी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आपका हिंदी में चल रहा था समास। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि समास क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है और समास कितने प्रकार का होता है। अगर हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तब हमें वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो आइए देखते हैं समास। यहाँ पे लिखा है समास। पहले समझते हैं कि समास होता क्या है। तो समास का मतलब ही होता है संक्षेप। क्या होता है? समास का मतलब ही होता है संक्षेप। संक्षेप क्या होता है? संक्षेप आखिर होता क्या है? तो देखो, जब किसी बड़ी से बड़ी बात को, या फिर हम बोल सकते हैं जब किसी विस्तृत भाषा को छोटे से शब्दों में कह दिया जाए, जब किसी बड़ी से बड़ी बात को छोटे शब्दों में कह दिया जाए उसे बोलते हैं संक्षेप, उसे बोलते हैं संक्षेप। तो समास का मतलब होता है संक्षेप। बात करते हैं, हमने आपको बताया था कि जो हमारा समास होता है इसके बात करते हैं प्रकार की। तो इसके प्रकार होते हैं 6। हिंदी में बात करें तो इसके प्रकार होते हैं 6। अगर बात करते हैं हिंदी में मूल रूप से, किसे? मूल रूप से कितने होते हैं? तो हमने आपको बताए थे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि देखते हैं कि क्या आप लोगों को कल वाली क्लास से कुछ याद भी है, कुछ आपको याद भी रहा है या फिर कुछ भी नहीं। देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा हमारा है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा, तीसरा हमारा होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है। अगर बात करते हैं 4 की तो हमारा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो आप लोगों को हमें पता है कि आप लोग जानते हैं कि पहले से ही हमारे 4 प्रकार होते हैं जो कि मूल रूप से होते हैं। एक हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा हमारा द्वंद्व समास, तीसरा हमारा बहुव्रीहि समास और तो चौथा हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। बात करते हैं तत्पुरुष समास की। यहाँ पे लिखा है 6 प्रकार से। 6 प्रकार से कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जो हमारा तत्पुरुष समास है इसी के अंदर हमें 2 समास और देखने को मिलते हैं। एक हमारा होता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। और एक हमारा होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। जो हमारा द्विगु समास है और हमारा कर्मधारय समास है ये हमारे तत्पुरुष के समास के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं हिंदी में 6, तो 6 कौन कौन से होते हैं? एक हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा हो जाएगा बहुव्रीहि समास और चौथा हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब 4 हो गए। अब 5वां कौन सा होता है? ये वाला 5वां हो जाएगा और ये हमारा 6ठा हो जाएगा। इन सबको मिलाकर हमारे समासों की संख्या होती है 6। बात करते हैं इसमें क्या होता था। इसमें हमारा जो पहला पद होता था वो प्रधान होता था। ठीक है। और इसमें हमें उपसर्ग देखने को मिलते थे। उपसर्ग क्या होता था? उपसर्ग क्या होते हैं? जो कि शब्दों के पहले जुड़ते हैं, तो हमारे होते हैं उपसर्ग। अगर बात करते हैं जन्म की, अगर जन्म में हम आ उपसर्ग लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा आजन्म। ठीक है। यहाँ पे लिखा है द्वंद्व समास। हमने आपको बताया था जो द्वंद्व समास होता है इसमें हमारा फर्स्ट व सेकेंड, मतलब कि पहला पद और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान। इसमें हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। ये क्या होता है? इसमें हमने आपको बताया था, इसमें जो आपका पहला पद है और जो आपका दूसरा पद है,
पहला पद व दूसरा पद को छोड़कर जब संकेत किसी तीसरी जगह किया जाता है, जब संकेत किसी तीसरी जगह किया जाता है तब उसे बोलते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे बात करते हैं विषधर। विषधर में क्या है? विष को धारण करने वाला। तो विष को धारण कौन करता था? वो अर्थात कौन था? शिव। तो क्या हुआ, हमने जो लिखा विषधर, तो एक हमारा हो गया विष, एक हो गया धर। तो विष को धारण करने वाला, तो इसमें से कुछ मिला। कब मिला? मिला हमारा तीसरा संकेत जो हमारा है शिव। वही नाम मिला हमारा तीसरा संकेत, वही है शिव। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बहुब्रीहि समास है इसमें हम बोल सकते हैं कि जो हमारा तीसरा पद होता है उसकी प्रधानता होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे पढ़ा है तत्पुरुष समास। तो हमने आपको यहाँ तक सब समझा दिया था। ये हमारा था द्विगु समास। इसमें हमने आपको क्या बताया था? जो आपका पहला पद होगा वो हमारा संख्यावाची होगा, संख्यावाची होगा। और हमने आपको बताया था कि संख्यावाची कौन कौन होते हैं द्विगु समास। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, या फिर बात करते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1000, 500, 6000, 10,000, मतलब कि जिनके पीछे हमें जीरो लगे मिल जाए। यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो हमारे होते हैं ये हमारे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं कर्मधारय की। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा होता है, इसमें भी हमारा पहला पद प्रधान होता है। बात करते हैं कर्मधारय की। इसमें क्या होता है? पहला पद हमारा होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। और दूसरा पद हमारा होता है विशेष। क्या होता है? दूसरा पद हमारा होता है विशेष। तो हमने इनको कैसे पहचाना था? हमने आपको उदाहरण दिया था काली मिर्च। देखो मिर्च तो है बट कैसी है? काली है। मिर्च है कैसी है? काली है। तो जो काली हो गई वो उसका विशेषण हो गया, और जो मिर्च हो गई संज्ञा सर्वनाम को ही हम विशेष कहते हैं। आई होप, आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बातें अच्छे से याद होंगी, क्योंकि हमने यहाँ तक आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब हमारा पॉइंट आता है चौथा। आज आप जानेंगे कि चौथा जो हमारा तत्पुरुष समास है इसके कितने उपभेद होते हैं। आइए चलते हैं तत्पुरुष समास पर, बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास की बात करते हैं। इसमें हमने आपको बताया था या फिर हम आपको बता ही रहे हैं। यहाँ पे डालेंगे हेडिंग तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। देखते हैं इसमें क्या होता है। जो हमारा तत्पुरुष समास है इसको किस तरह पहचानेंगे। बात करते हैं इसमें होता क्या है। तो इसमें होता है, इसके जो होते हैं 6, इसके 6 अपने क्या होते हैं? उपवेद होते हैं। उपवेद होते हैं, मतलब इसके अंतर्गत 6 हमारे समास और आते हैं। ठीक है, 6 समास और आते हैं। बात करते हैं 6 समास हमारे कौन कौन से हैं, या फिर उनका जो संकेत है हम किस प्रकार समझ सकते हैं। तो आपके लिए लाए हैं तत्पुरुष समास जानने की एक अच्छी सी ट्रिक, जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि इसमें कौन सा समास आएगा, इसमें संप्रदान आएगा या करण आएगा। बात करते हैं पहला की। तो पहले हम लिख लेते हैं, बाद में आपको समझा देंगे। कर्म। कर्ता ने कर्म को करण से, किससे? तो करण से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, किसके? संप्रदान के लिए अपादान से, किससे? अपादान से संबंध बना लिया। क्या कर लिया? संबंध बना लिया। क्या, कौन सा संबंध बनाया? तो इसमें का की
के रा री रे, रा री रे संबंध बना लिया और उस पर अधिकार कर लिया। अधिकार से हमारा हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अधिकार कर लिया किस पर? में पे पर। देखो क्या है, कितने हो गए? 6 थे। 1 2 3 4 5 6 7 7। देखो हम आपको बताते हैं, जो यहाँ पे लिखा है कर्ता ने, ये हमने खाली ऐसे लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर इसको हम नहीं वैसे बोलेंगे कर्म को करण से, तो कहीं ना कहीं लॉजिक में हम समझ नहीं पाएंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया है कर्ता। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध बना लिया का की के और उस पर अधिकार कर लिया में पेपर। ठीक है, तो अगर हम गिनती की बात करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6। ये हमारे 6 तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जान लिया हमने। अब देखो कर्ता ने कर्म को करण से और फिर यहाँ पे के द्वारा भी आपको मिल जाता है कभी कभी। अगर आपको मिल जाएगा के द्वारा, बीच में विभक्ति आ जाए तो हम जान जाएंगे ये करण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आता है संप्रदान। संप्रदान में होता है के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अपादान से, और यहाँ पे एक और लिखो अलगाव। अगर बात करें अलगाव या फिर इसमें आ जाएगी तुलना, इसमें तुलना भी की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है अपादान। अपादान मतलब होता है से या फिर अलगाव। अलगाव क्या होता है? अलगाव होता है किसी से अलग होना। जैसे कि हम बात करते हैं एक पेड़ की। एक पेड़ है, उस पर एक पका हुआ आम लगा है। मान लो उस पर एक पका हुआ आम लगा है, वो पक जाने के बाद वहां से उस शाखा से टूटकर जमीन पर गिरता है। तो क्या हुआ? जो हमारा आम था वो उस शाखा से टूटा, उससे अलग हुआ, तब जाकर जमीन पे आया। तो क्या हुआ? वहां पर अलगाव की स्थिति आई। क्यों आई? क्योंकि क्या हुआ, जो हमारा आम था वो पेड़ से अलग तो हुआ, इसलिए वहां से अलग हो गया। बात करते हैं बिल्ली छत से गिरी। जो हमारी बिल्ली थी छत से गिरी, यहाँ पे कैसे हो जाएगा? जो हमारी बिल्ली थी वो छत से तो गिरी, लेकिन छत से गिरने के साथ साथ वो छत से अलग भी हो गई। क्योंकि जब वो गिरी तो छत से अलग हो गई, वहां भी हमारा हो जाएगा अलगाव। बात करते हैं तुलना की। तो तुलना में क्या कर सकता है, क्या होता है? अगर बात करते हैं तुलना की, यहाँ पे होता है कि सोनू विपिन से छोटा है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुलना की गई है सोनू और विपिन की। जो हमारा सोनू है वो विपिन से छोटा है। बात करते हैं सीमा रेखा से अधिक बुद्धिमान है। क्या हो? यहाँ पर भी सीमा और रेखा के बीच तुलना की गई है। किसकी? बुद्धिमानी की। अगर इस तरह के हमारे बात क्या आएंगे तो हम जान जाएंगे वो हमारे अपादान के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे लिखा है संबंध का की के। अगर हम बात करते हैं राजपुत्र, तो यहाँ हमारा हो जाएगा राजा का पुत्र। ऐसे हम आपको अभी कई उदाहरण और देंगे, जिससे आपको एकदम से सटीक से याद हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सा आएगा और किस प्रकार आएगा। बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष की। तो अधिकरण की क्या हो गया? में पेपर। हम बोल दें कि हमारी किताब जो है मेज पर रखी है। किताब मेज पर रखी है, तो किताब रखी तो है पर किस पर रखी है? मेज पर रखी है। तो जो हमारा बीच में मिला पर, ये हमारा आ जाएगा अधिकरण के अंतर्गत। तो आप लोगों ने जानना कि हमारे तत्पुरुष समास के 6 हैं। अगर आप लोग इन्हें कम से कम 5 बार रिपीट करते हो तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध बना लिया में पेपर और उस पर अधिकार कर लिया। अधिकार से अधिकरण में पेपर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक की बात हमारी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि हमारा है कर्म। क्या है? कर्म। तो बात करते हैं कर्म तत्पुरुष की। कर्म तत्पुरुष के अंदर क्या क्या होता है देखते हैं। कर्म तत्पुरुष क्या होता है? तो हमारी पहली हेडिंग होती है कर्म तत्पुरुष। क्या? कर्म तत्पुरुष।
तो हमने आपको क्या बताया था, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जो विभक्ति होती है, यहाँ पे लिखते हैं विभक्ति। ये जो इसकी विभक्तियां होती हैं बस इन्हें हमें याद करना होता है और हमारा समास विग्रह आसानी से हो जाता है। विभक्ति इसकी क्या है, कर्ता ने कर्म को, इसकी विभक्ति हमारी हो जाएगी को। इसमें क्या होता है, जो को होता है इसका लोप होता है, मतलब कि इसको पहचानना होता है कि यहाँ पे को आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पर इसका लोप होता है और हम इसे पहचानते हैं। अगर बात करते हैं इसके उदाहरण की, अगर इसके उदाहरण की बात करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। पहला होता है यश प्राप्त। अच्छा, यश प्राप्त क्या कब होता है, जब आप किसी फील्ड में कोई अच्छा काम कर देते हैं तो आपको यश की प्राप्त होती है ना, तो यश प्राप्त, इसका हमारा हो जाएगा यश को प्राप्त। यहाँ पे तो लिखा था यश प्राप्त, तो हमें कैसे पता चला कि यश को प्राप्त होगा, तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त होता है ना, यश को प्राप्त होता है। अगर हम ऐसे मतलब कई बार हम कई उदाहरण को पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे इसमें कौन सी विभक्ति काम करेगी। तो यश प्राप्त में हो गया हमारा यश को प्राप्त। बात करते हैं सेकंड की, तो होता है गगनचुंबी। तो इसका क्या होता है बताएं आप लोग, गगनचुंबी क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा गगन को चूमने वाला। क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, गगन को जो चूमने वाला होता है उसे हम बोलते हैं गगनचुंबी। आई होप आपको यहाँ पे क्या हुआ, ये जो को है, ये जो को है यहाँ पर हमारा इसका लोप था और हमारी ये मिली विभक्ति एक हमारी ये मिली विभक्ति को। बात करते हैं आशातीत। किसकी बात करते हैं, आशातीत की। आशातीत, तो इसका हमारा समास विग्रह हो जाएगा आशा को तीत। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आशा को तीत। आशा को, आशातीत है, आशा को तीत में आशा को अतीत, आशा को अतीत। अब बात करते हैं फोर्थ की, तो लिखा है यहाँ पे आ जाएगा मुंह तोड़। क्या आ जाएगा, मुंह तोड़। तो इसका क्या होगा आप लोग बताएं, मुंह तोड़ का समास विग्रह हमारा क्या होगा, इसका हो जाएगा मुंह लिख लेंगे पहले, तो मुंह हो जाएगा मुंह को तोड़। क्या आ जाएगा, मुंह को तोड़। कई बार आप क्या देखते हैं कि कई बार क्या होती है, लड़ाई हो जाती है तो बोलते हैं उसका मुंह तोड़, मतलब मुंह को तोड़। तो क्या हो जाएगा, मुंह तोड़ का हमारा हो जाएगा मुंह को तोड़। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी कि कर्म तत्पुरुष के जो विभक्ति होती है वो को होती है और को का हमारा यहाँ पे लोप होता है। तो कैसे, यहाँ पे लिखा है यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, आशातीत, आशा को आतीत, और लिखा है मुंह तोड़। तो इसका हमारा हो जाएगा मुंह को तोड़। क्या आ जाएगा, इसका हमारा आ जाएगा मुंह को तोड़। बात करते हैं सेकंड तत्पुरुष की। सेकंड हमारा कौन सा था, देखते हैं एक बार फिर से उसको दोहराते हैं उसी ट्रिक को। कर्ता ने कर्म को करण से, क्या आया, तीसरा। कर्ता जो दूसरा बात करते हैं तो दूसरा हमारा आ जाएगा करण तत्पुरुष। क्या आ जाएगा, करण तत्पुरुष आ जाएगा, तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या हुआ, जो इसकी विभक्ति है वो होती है से, से होती है, और यह बोल सकते हैं के द्वारा भी इसकी विभक्ति होती है। अब देखते हैं करण तत्पुरुष क्या होता है, यहाँ पे जो आपका लोप मिलेगा से का मिलेगा और के द्वारा का लोप मिलेगा। बात करते हैं अगर पहले पॉइंट की बात करें हस्तलिखित की। क्या, हस्तलिखित। अगर हस्तलिखित का हम समास विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, देखते हैं। यहाँ पे के का लोप है या फिर के द्वारा।
अगर बात करते हैं हस्त के द्वारा लिखित, मतलब हाथ के द्वारा लिखित, और हस्त से लिखित, मतलब कि ये भी सही रहता है, हस्त लिखित। तो हाथ से लिखित हमारा इधर क्या हो जाएगा, हाथ से लिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाथ से लिखित हो जाएगा। बात करते हैं, चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट। तो वो हमारा हो जाएगा मनचाहा। मनचाहा, इसका क्या अर्थ होता है, मनचाहा का अर्थ होता है जब हम किसी चीज को मन से चाहते हैं, मतलब कि हम चाहते हैं वो चीज हमें मिल जाए, तो वहां पे होता है मन चाहा। तो होता है वहां पे हमारा होता है मन चाहा। अब देखते हैं इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, मन से चाहा। चाहा तो पर किससे चाहा, मन से चाहा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। वो हमारा होता है भूखमरा। भूखमरा क्या होता है, भूखमरा का मतलब होता है, भूखमरा का मतलब होता है भूख से मरा। भूखमरा का मतलब होता है भूख से मरा। मरा तो लेकिन भूख से मरा, भूख मरा। अगर इसकी बात करें तो हमारा हो जाएगा भूख से मरा। क्या हो जाएगा, भूख से मरा। ठीक है, बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो हमारा हो जाएगा मुंह मांगा। मुंह मांगा, तुम्हारा हो जाएगा मुंह मांगा। अब मुंह मांगा का क्या होता है, जो चीज हम मुंह से मांगते हैं उसे बोलते हैं मुंह मांगा। अगर इस काम समास विग्रह करें तो हमारा हो जाएगा मुंह से मांगा। मांगा तो है बट किससे मांगा है, मुंह से मांगा है, तो मुंह से मांगा, मुंह से मांगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारे चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब चलते हैं दूसरे। यहाँ पे देखें ना, हमने शायद पहले वाले में बता दिया है के लिए, लेकिन के लिए नहीं होगा, करण तत्पुरुष में होगा के द्वारा। अगर वहां पे के लिए लिखा हो तो वहां पर कृपया करके के द्वारा कर ले। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, देखते हैं। तो कर्ता ने करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब हमारा आ जाएगा संप्रदान के लिए। तीसरी हेडिंग कौन सी हो जाएगी, संप्रदान के लिए। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष। इसकी विभक्ति क्या होती है, इसकी विभक्ति हमारी होती है के लिए, के लिए। इसमें क्या होगा, जो के लिए है इसमें के लिए का लोप होगा। क्या होगा, इसमें के लिए लिखा है तो इसमें यहाँ पे जो शब्द लिखेंगे वहां पर के लिए का लोप होगा। बात करते हैं किस प्रकार से, तो आइए देखते हैं। लिखते हैं गौशाला। क्या, गौशाला। तो गौशाला का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गौ के लिए शाला। क्या, गौ के लिए शाला, शाला। देखो क्या होता है, गौशाला जो बनी होती है वो गायों के लिए बनी होती है गौशाला। मतलब गौशाला तो है लेकिन किसके लिए है, तो गौ के लिए शाला। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। बात करते हैं देशभक्ति की। देशभक्ति, देशभक्ति में क्या होगा, भक्ति तो है पर किसके प्रति है, तो देश के प्रति है। तो यहाँ पे लिखा है देशभक्ति। क्या लिखा है, देशभक्ति। तो यहाँ पे अगर इस काम समास विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति। भक्ति तो है हमारी पर किसके प्रति है, देश के प्रति है। तो देशभक्ति का हो जाएगा देश के लिए भक्ति। अब बात करते हैं विद्यालय की। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, विद्यालय। क्या, विद्यालय। विद्यालय का क्या होगा, तो विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय।
विद्या के लिए आले, मतलब कि जो जो विद्या है, विद्या कहाँ से प्राप्त होती है? आले। आले का मतलब हो जाएगा हमारा विद्यालय। तो जहाँ विद्या प्राप्त करते हैं उसे विद्यालय। तो विद्यालय तो है, पर किसके लिए है? विद्या के लिए है। आप देखते हैं चौथा पॉइंट हो जाएगा गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा हो जाएगा। गुरु दक्षिणा में क्या होगा? आप लोग खुद तोड़िए। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। दक्षिणा तो है, पर किसके लिए है? तो गुरु के लिए है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। आई होप आपको इतना भी अच्छे से समझ में आया होगा कि जो हमारी के लिए विभक्ति है वो कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। और गुरु दक्षिणा बराबर गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। हमारा चौथा पॉइंट क्या कहता है? अब देखो चौथा पॉइंट होता कौन सा है, एक बार फिर से उसी ट्रिक को रिपीट करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। क्या आया? अपादान। हमने आपको बताया था कि अपादान में क्या होता है। अपादान में क्या होता है? अलगाव होता है, तुलना की जाती है। अपादान, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसकी विभक्ति की बात करें तो हो जाएगा अपादान, तो हो जाएगा से, या तुलना की जाती है, या हमारा तुलना की जाती है, यह बात करते हैं अलगाव की स्थिति होती है। अलगाव, अलगाव की स्थिति होती है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा है चौथा पॉइंट। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें कुछ जानना नहीं है, इसमें खाली यही पता करना है कि जो इसकी विभक्ति होती है वो हमें दी नहीं जाएगी, उसका क्या होगा? उसका लोप कर दिया जाएगा। और आपको पहचानना होगा कि यह तत्पुरुष किस तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो हमारा हो जाएगा ऋण मुक्त। ऋण मुक्त, अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? ऋण मुक्त है, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त तो हो जाएगा ऋण से मुक्त, मतलब कि जो कर्जा है वो कर्जा से मुक्त हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऋण मुक्त। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऋण से मुक्त। जो हमारा ये से लगा है, अब आप ही देखिए, ऋण से मुक्त मतलब कि ये अलग तो हुआ है, ऋण इस पे था, इसने अपना कर्जा चुका दिया तो उससे अलग हो गया ना, मतलब कि ऋण से अलग हो गया। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा जो सा है ये हमारे अलगाव की स्थिति को दर्शाता है। बात करते हैं बात करते हैं पाप से मुक्ति। क्या बात करते हैं? बात करते हैं पाप मुक्ति। हमने तो आपको बता ही दिया, समास विग्रह इसका मुक्ति, पाप मुक्ति। अगर इसकी बात करें तो हमारा हो जाएगा पाप से मुक्ति। पाप से मुक्ति क्या होता है? कई बार आप लोगों से अनजाने में कोई अगर पाप हो जाता है तो आप लोग उसके लिए अपना कुछ दान दे देते हैं, या फिर ब्राह्मण को कुछ भी कर देते हैं, तो वहां पर आपका जो दान दे देते हैं तो आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। पाप से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं ना। तो जो सा है ये हमारा अलगाव की स्थिति को दर्शाता है, पाप से मुक्ति। अगर बात करते हैं धनहीन की, धनहीन की, इसका क्या हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा धन से हीन। धन से हीन, धन से हीन का मतलब होता है धनहीन, मतलब क्यों? धन का ना होना ही धनहीन कहलाता है। तो धनहीन होता है धन से हीन, जिसके पास धन नहीं है वो धनहीन है। और अगर बात करते हैं चौथे पॉइंट की तो हमारा हो जाएगा धर्म भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट, अगर धर्म भ्रष्ट की बात करें तो हमारा हो जाएगा धर्म से भ्रष्ट। धर्म से भ्रष्ट, कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं अगर बात करें धर्म से भ्रष्ट की, तो जो ये हमारा शाह है ये भ्रष्ट हो गया है किससे, धर्म से, मतलब कि धर्म से अलग हो गया है ना। तो ये जो हमारा शाह है, जो शेर ने लिखा, ये हमारे अलगाव की स्थिति को दर्शाता है। बात करते हैं नेत्रहीन की। किसकी? नेत्रहीन। अब ये क्या बात हुई? नेत्रहीन। तो ये है नेत्र से हीन। नेत्र से हीन। नेत्र से हीन कब होता है? जब उसके पास आंखें नहीं होती हैं तो वो नेत्रहीन होता है, मतलब कि अंधा होता है, तो नेत्रहीन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम आपसे बोल दें, अगर हम यहाँ पे तुलना की बात करें, तो यहाँ पर तुलना में ऐसे पूरा बा की लिख के आता है, इस तरीका से नहीं, बा की लिख के आता है कि रवि मोना से बड़ा है। क्या रवि मोना से बड़ा है? तो क्या हो जाएगा? रवि और मोना की यहाँ पर तुलना की जाती है। पूछा जाएगा रवि मोना से बड़ी है, इस तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है? तो हम जान जाएंगे जहाँ पर तुलना की जाती है वहां पर हमारा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे है अलगाव। अलगाव में ऐसे भी शब्द आ सकते हैं और कोई तरीका से भी शब्द आ सकते हैं। बात करेगा, जैसे वो बोल देगा कि छत से गिरा लड़का, छत से गिरा लड़का में कौन सा तत्पुरुष है? तो देखो, लड़का था, वो गिरा, तो छत से गिरा, तो क्या हुआ? वो छत से अलग हो गया। छत से अलग होकर वो जमीन पर गिरा, तो यहाँ पर छत और जमीन के बीच क्या हुआ? अलगाव हुआ, मतलब कि अंतर हुआ और वो नीचे गिरा। तो हम जान जाएंगे यहाँ पे हमारा अपादान तत्पुरुष है। अपादान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि हमेशा यही चीज पूछ लगता है कि कई बार एग्जाम्पल ये आ चुका है कि पेड़ से पत्ते गिरने के बीच कौन सा तत्पुरुष है? तो पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब कि उस शाखा से पत्ता अलग हुआ, तो वहां पर हमारा हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। अब बढ़ते हैं आगे, हेडिंग डालते हैं पांचवी हेडिंग कौन सी है? अभी देखते हैं। जो है ना, अब पांचवा हमारा जो होता है संप्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें कलर संप्रदान तत्पुरुष के लिए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा के लिए। देखो, के लिए करण में क्या था? के द्वारा, और संप्रदान में हो जाएगा के लिए। यहाँ पर हम आपको एक बहुत अच्छी यहाँ पे आप लोग लिखिए नोट बनाकर, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। संप्रदान में क्या हुआ कि संप्रदान में क्या होता है? इसमें जो कोई वस्तु होती है, कोई वस्तु को हमेशा के लिए देना, हमेशा के लिए देना, और उस वस्तु को वापस ना लेना, उस वस्तु को वापस ना लेना। ये क्या हो गया? हाँ, संप्रदान में एक बात कही गई है, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु देना और उससे वापस में वो वस्तु कभी ना लेना। जैसे बात कर सकते हैं, भिखारी को दी गई भीख, भिखारी को दी गई भीख। तो आप बताएं, क्या आपके यहाँ आया भिखारी और आपने उसको उपहार और आपने उसको भीख दी? क्या आपके यहाँ कभी खाने को ना बचे तो क्या आप उसके घर पर जाके आप उससे बोलोगे कि हमने भाई आपको भीख दी थी और आप हमें हमारी भीख वापस दे दीजिए, हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ कमी आ रही है? क्या आप कभी उसके घर जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। आपने उसको भीख दी है तो हमेशा के लिए दी है। एक एग्जाम्पल आपको और समझाते हैं। पहले हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, जब उनके यहाँ कोई खुशी होती थी या फिर उनके यहाँ कोई लड़का कोई लड़की का जन्म होता था, तो उनके यहाँ जो उनके यहाँ दासी जो उनके यहाँ काम करती थी, तो राजा उनको खुशी में हीरे जवाहरात दिया करते थे।
क्या राजा कभी उनसे कहते थे कि अब मुझे उन हीरे जवाहरात की आवश्यकता है, आप हमें वो वापस कर दीजिए? नहीं कहते थे ना, क्योंकि जो उन्हें देते थे वो हमेशा के लिए देते थे। ये नहीं था कि दे दिया और फिर वापस ले लिया, ऐसा नहीं था, वो देते थे हमेशा के लिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा संप्रदान। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिखारी को दी गई भिक्षा में कौन सा तत्पुरुष है? तो हम बताएंगे, वहां पे हमारा हो जाएगा संप्रदान। यहाँ पे एक लिख लीजिए, एक पॉइंट, भिखारी को भीख में दी गई भिक्षा। भिखारी को भीख में दी गई भिक्षा, वो हमारा संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। आई होप अब हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इतना बताने के पश्चात आपको अब ये संप्रदान की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण और क्या क्या हो सकते हैं। तो ये आपका 5वां पॉइंट नहीं रहेगा, ये हमारा कुछ संप्रदान में छूट गया था तत्पुरुष में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने देखा हमारा संप्रदान तत्पुरुष का एक पॉइंट छूट गया था कि ऐसी वस्तु जिसको हमेशा के लिए दे दिया जाए वो हमारा संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। किसी चीज को हमेशा के लिए दे दिया जाए और वापस ना लिया जाए तो हमारा वहां पर संप्रदान तत्पुरुष आ जाएगा। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट हमारा कौन सा होता है, देखते हैं। 5वां पॉइंट हमारा होता है संबंध तत्पुरुष। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। 5वां पॉइंट क्या होता है? संबंध तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, हमने आपको इसकी विभक्ति बताई थी। संबंध में क्या होता था, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। यहाँ पे लिख लो, खाली लिख लो का, की, के, और आएगा तो हम बता देंगे का, की, के। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है संबंध तत्पुरुष। अगर इसके हम उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो होता है प्रेम सागर। पहला हमारा हो जाएगा प्रेम सागर। प्रेम सागर में क्या, कैसे तोड़ेंगे इसे देखते हैं। इसका करेंगे, क्या करोगे आप, प्रेम के सागर या प्रेम की सागर? नहीं, हम यहाँ पे करेंगे प्रेम का सागर। प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है हमारा विद्यालय। अगर विद्यालय का हम समास विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा विद्या का आलय। विद्या का आलय, विद्या का आलय। तो विद्यालय का हमारा हो जाएगा विद्या का आलय। अगर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तो हमारा हो जाएगा दिनचर्या। दिनचर्या, तो इसका हमारा हो जाएगा दिन। अब देखो, दिन का चर्या गलत, दिन के चर्या गलत। यहाँ पे हमारा हो जाएगा दिन की चर्या, मतलब कि आपकी दिनचर्या कैसी रही। पूछते नहीं लोग, पूछते हैं कि आज आपकी दिनचर्या कैसी रही, तो दिनचर्या, तो हमारी हो जाएगी दिन की चर्या। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं प्रजातंत्र की। किसकी? प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र क्या होगा? प्रजा की तंत्र, प्रजा के तंत्र, प्रजा का तंत्र। क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा प्रजा का, क्या है भाई, हमारा हो जाएगा प्रजा का तंत्र। ठीक है, बात करते हैं छठे पॉइंट की। यहाँ पे लिखते हैं राजपुत्र। राजपुत्र, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राजपुत्र। यहाँ पे हमारा हो जाएगा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारे ये 3 ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 5वां पॉइंट हो जाएगा। आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे और बाकी भी पॉइंट हैं। अगर आपके पास एक किताब है तो आप उससे मिलाइए और देखिए क्या ये सब सही है, और आई होप हम जानते हैं कि ये सही है, सही ही है। और अगर आपको कहीं पर गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। आज का लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट। छठा पॉइंट में क्या होता है देखते हैं, बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट क्या होता है, हमने आपको बताया था कि अधिकार कर लिया, अधिकार से हमारा बना था अधिकरण तत्पुरुष। छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो इसकी हमने आपको विभक्ति बताई थी, में पे पर, बीच में में आ जाए, पे आ जाए या पर आ जाए, ये हमारे अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। कैसे देखते हैं। अगर पहले पॉइंट की बात करते हैं, जलमग्न, जलमग्न। आप देखो इसमें क्या आएगा, क्या लगेगा, क्या जल पे मग्न या जल पर मग्न, नहीं, यहाँ पे हो जाएगा जल में मग्न। क्या हो जाएगा, जल में मग्न, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा जल में मग्न। बात करते हैं पेट दर्द, पेट दर्द, पेट दर्द की बात करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे हो जाएगा पेट में दर्द। क्या आप लोगों ने कभी कहा है कि हमारे पेट पर दर्द है? आप लोगों ने यही तो कहा तो होगा ना कि हमारे पेट में दर्द है, तो हमारा पेट दर्द का हो जाएगा पेट में दर्द, पेट में दर्द, ठीक है। अगर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तो हमारा होता है दानवीर, दानवीर। इसमें क्या होगा, दान में वीर, दान में वीर, दान में वीर। बात करते हैं चौथा पॉइंट की तो हमारा बात करते हैं तो हमारा आएगा गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाए, गृह पर प्रवेश, गृह पे प्रवेश, गृह में प्रवेश। क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा गृह में प्रवेश, ना कि गृह पर प्रवेश करते हैं, गृह में प्रवेश, ठीक है। अगर बात करते हैं 5 पॉइंट की तो होता है घुड़सवार, घुड़सवार। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। देखो अधिकरण में क्या था, में पेपर, जलमग्न में क्या होगा, जलमग्न में क्या होगा, जल में मग्न, पेट दर्द में पेट में दर्द, दानवीर में दान में वीर, कौन था, कर्ण, और भी है बाकी। और गृह प्रवेश में गृह में प्रवेश, घुड़सवार में घोड़े पर सवार। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो आपके 2 पॉइंट बचते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं वो दो पॉइंट हमारे कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। एक हमारा है संप्रदान का, जो हमने आपको बता दिया है, और एक है कर्म तत्पुरुष का, कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, कोई वस्तु हमेशा के लिए ना देना, कोई वस्तु को हमेशा के लिए ना देना, ठीक है। और एक हमारा था संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। इसमें हमने आपको क्या कहा था, हमने इसमें आपको बताया था जो वस्तु कोई वस्तु
हमेशा के लिए दान में देना, हमेशा के लिए दान में देना। देखो इसमें अंतर क्या है। जो हमारा कर्म तत्पुरुष होता है इसमें कोई वस्तु को हमेशा के लिए ना देना, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष होता है कोई वस्तु हमेशा के लिए देना। देखो अब तत्पुरुष समास को किस प्रकार समझेंगे देखते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग धोबी को कपड़े देते हैं धोने के लिए, क्या हम उससे वो वापस कपड़े लेते नहीं है, या फिर धोबी कपड़े लेकर जाता है और वो वापस आता ही नहीं है? ऐसा नहीं होता है। जब हम धोबी को कपड़े देते हैं तो कपड़े देते हैं और उसको कुछ बख्शीश भी देते हैं, बोले तो पैसे को देते हैं उसके काम के लिए। तो वो क्या करता है, कपड़े को धुल कर ले जाकर और वापस हमें दे देता है। तो वहां पर हमारा हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। जैसे कि हमने आपको पैसे दिए, ठीक है, तो क्या हम अपने पैसे, अब बात करते हैं अगर 1-2 रुपये होंगे फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर हमारे बात होंगे 1000, 2000 की, तो ऐसा नहीं होगा कि हम आपको पैसे ऐसे ही दे देंगे। तो कहीं ना कहीं हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको हम 1000 पैसे दे रहे हैं तो वापस में हमें उतने ही 1000 पैसे वापस में मिलने चाहिए, है ना। तो वहां पर हमारा हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। देखो यहाँ पे क्या होता है, किसी चीज को देकर वापस ले लेना, वहां पर हमारा हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। और संप्रदान में क्या होता, किसी वस्तु को हमेशा के लिए दे देना। जैसे भिखारी को दी गई भिक्षा। इसके आप लोग खाली एक एग्जाम्पल लिख लें और आप आसानी से जान जाएंगे। आप ये जो हमने इसकी परिभाषा लिखाई है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, धोबी को कपड़े देना। कहीं ना कहीं अगर हम धोबी को कपड़े देते हैं धुलने के लिए तो उसको वापस आने की उम्मीद भी करते हैं और वो आते भी हैं। अगर बात करते हैं संप्रदान की तो इसमें हो जाएगी, सबसे अच्छा हमारा एग्जाम्पल है भिखारी को दी गई भिक्षा। भिखारी को दी गई भिक्षा। भिखारी को दी गई भिक्षा क्या हो जाएगा, भिखारी को दी गई भिक्षा। अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे आखिर इसमें अंतर क्या है। कर्म तत्पुरुष हमारा वह होता है जिस चीज को हम देकर वापस ले लेते हैं, वहां पे हमारा होता है कर्म तत्पुरुष। बात करते हैं संप्रदान की, तो जिस चीज को हम हमेशा के लिए दे दें उसे वापस में ना ले, उसे बोलते हैं संप्रदान तत्पुरुष। एक हमारा बचता है संबोधन तत्पुरुष। संबोधन समास भी इसे बोल सकते हैं, समास। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी होते हैं जो हम संबोधन करते हैं, जैसे बोलते हैं भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेंगे। इसमें हमारा होता है, इसमें एक हमारा आता है और एक हमारा आता है अरे। तो देखो एग्जाम्पल के माध्यम जानते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इस बात से हमें संबोधन किया जा रहा है, हमारे प्रिय भाइयों और बहनों। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे प्यारे बच्चों। हमारे प्यारे बच्चों, हमारा आपसे ये अनुरोध है, कई बार ऐसे करके हमारे टीचर भी हमें बुलाते हैं, या फिर कई बार जब कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों या फिर मेरे प्यारे बच्चों कर भी हम उन्हें संबोधन करते हैं। तो आज आपकी जो क्लास थी समाज की वो पूरी होती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है
जो आपको नहीं बताया हो। हमने आपको यहाँ तक बता दिया ऐसा कौन सा समास है जिसमें चीज़ हमेशा के लिए दे दी जाती है और जिसमें चीज़ हमेशा के लिए ना देकर वापस ले ली जाती है, उसमें कौन सा समास होगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की हिंदी की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने एक एक टॉपिक को बड़े ही विस्तार से समझाया है। हम आपसे उम्मीद करते हैं जो हमने आपको वो ट्रिक लिखवाई थी, जो कि यहाँ पे हमने लिखा था, इधर हमने लिखे थे संकेत, मतलब कि किसके लिए हम जान जाएंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को, इस तरीके से। अगर आप उस रेडी को एक से 3-4 बार रिपीट कर लेते हैं तो आपको याद हो जाए और आप कहीं पर भी अटकेंगे नहीं। अगर आज की हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।